तो आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे भाषा की प्रकृति, नेचर ऑफ लैंग्वेज। भाषा की प्रकृति क्या है? तो भाषा की प्रकृति को स्पष्ट रूप से जानने के लिए हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। तो उसमें पहला बिंदु है भाषा व विचार का घनिष्ठ संबंध होता है। यानी भाषा की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए ये पहला बिंदु है कि भाषा व विचार में आपस में घनिष्ठ संबंध होता है। मानव सबसे पहले मानव के मस्तिष्क में विचार आते हैं, भाव आते हैं, और अब समस्या आती है कि भावों विचारों को व्यक्त करने के लिए हम किस माध्यम से उन भावों विचारों को हम व्यक्त करें। तब आवश्यकता पड़ती है भाषा की, क्योंकि आप जानते हैं कि मनुष्य अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए किसी न किसी भाषा का प्रयोग करता ही है। मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं उसी विचार को हम भाषा के माध्यम से प्रकट करते हैं। तो यदि विचार उत्पन्न होते हैं, अगर भाषा नहीं होती तो हमारे विचारों का कोई महत्व नहीं होता, और भाषा न होती तो हमारे विचार का कोई अस्तित्व न होता। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विचारों के अभिव्यक्ति के लिए भाषा अनिवार्य है, और भाषा के भाषा को महत्व प्रदान करने के लिए विचार महत्वपूर्ण है। भाषा की महत्ता तो तभी होती है जब विचार होते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा और विचार का आपस में घनिष्ठ संबंध है। दूसरा बिंदु है, उसकी प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए दूसरा बिंदु है भाषा अभिव्यक्ति का एक सांकेतिक साधन है। भाषा जो हम विचार व्यक्त करते हैं वह किसी न किसी, कोई भी भाषा हो, किसी न किसी संकेतों के माध्यम से है ही हम उस विचारों के अभिव्यक्त करते हैं। हर भाषा की अपनी ध्वनियाँ होती हैं, ध्वनि संकेत होते हैं, ध्वनि चिन्ह होते हैं। उसी ध्वनि संकेतों के माध्यम से ही व्यक्ति अपने विचारों के अभिव्यक्त करता है। तो इस प्रकार भाषा अभिव्यक्ति का एक सांकेतिक साधन है। संकेत नहीं होते तो भाषा नहीं होती। तो भाषा जो है कि एक सांकेतिक साधन है विचार अभिव्यक्त करने का। अगला बिंदु है भाषा का संबंध परंपरा से होता है। यानी भाषा का संबंध परंपरा से इसलिए होता है कि भाषा परंपरागत होती है। यानी भाषा को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित किया जाता है। हम अपने आने वाली पीढ़ी को अपनी भाषा सौंपते हैं, हस्तांतरित करते रहते हैं। इस प्रकार भाषा का अस्तित्व बना रहता है। तो हम कह सकते हैं कि भाषा का संबंध परंपरा से होता है। अगला है भाषा की प्रकृति जो है कि सृजनात्मक है, सृजन करती है। क्योंकि भाषा में हम देखते हैं कि दिन प्रतिदिन नए नए शब्दों, वाक्यों का निर्माण होता रहता है। जैसे जैसे क्षेत्र बढ़ता जाता है वैसे वैसे हर भाषाओं में देखा गया है कि दूसरी भाषाओं का मिश्रण होता जाता है। तो हम भाषा में नए नए शब्दों, नए नए वाक्यों, सूक्तियों का निर्माण होता रहता है। तो भाषा की प्रकृति हम कह सकते हैं कि इस पर भाषा की प्रकृति जो है कि सृजनात्मक है। भाषा की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए अगले बिंदु को हम यदि देखते हैं तो उसमें है भाषा अर्जित संपत्ति है, न कि पैतृक। भाषा को हम मनुष्य जो है कि
भाषा का अर्जन घर, परिवार एवं अपने आसपास के वातावरण से करता है। समाज से वह भाषा सीखता है, वह अनुकरण से सीखता है। तो भाषा को हम कह सकते हैं कि वह ग्रहण की जाती है, अर्जित है, पैतृक नहीं है। यानी भाषा को हम माता पिता से लेकर के पैदा नहीं होते। उदाहरण स्वरूप अगर हम देखते हैं तो किसी एक अबोध बालक को जो हिंदी भाषी क्षेत्र का है, उसे हम अंग्रेजी भाषी क्षेत्र में या बांग्ला भाषी क्षेत्र में उसको छोड़ देते हैं या उस वातावरण में उसका पालन पोषण होता है, तो वह अपनी भाषा को भूल जाता है, अपनी भाषा नहीं ग्रहण कर पाता, अपनी भाषा नहीं बोल पाता। वह उसी भाषा को अर्जित कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। यदि वह भाषा पैतृक होती तो वह अपनी भाषा को भूलता नहीं, दूसरी भाषा को ग्रहण नहीं कर पाता। लेकिन किसी भी व्यक्ति को, बालक को अगर एक भाषा भाषी क्षेत्र से दूसरे भाषा भाषी क्षेत्र में आ जाता है, काफ़ी दिनों तक वह रह लेता है, तो उस भाषा को अर्जित कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। भले वह अपनी पैतृक भाषा को न भूले, लेकिन वह उस भाषा को अर्जित कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा अर्जित संपत्ति है, न कि पैतृक। अगला है, भाषा आद्यांत सामाजिक वस्तु है। यानी भाषा का आदि और अंत सामाजिक ही होता है। समाज ने ही भाषा का निर्माण किया है और अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए मनुष्य ही भाषा का प्रयोग करता है और भाषा का विकास मनुष्य ही करता है और अंत भी करता है। एक व्यक्ति या एक समाज यदि किसी भाषा को लंबे समय तक त्याग दे, छोड़ दे, तो उस भाषा का अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा जो है, कि भाषा का आदि अंत जो है समाज में ही होता है। अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए समाज ही भाषा का निर्माण किया है, ध्वनियों का निर्माण किया है और उसका प्रयोग समाज ही करता है, व्यक्ति ही करता है, तो और उसका विकास भी करता है। तो इस प्रकार भाषा जो है कि आद्यांत सामाजिक वस्तु है। अगला है, भाषा परिवर्तनशील है। यानी भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। लेकिन मौखिक भाषा को व्यक्ति अनुकरण द्वारा सीखता है, लेकिन अनुकरण जो है सदा पूर्ण नहीं होता, वह अपूर्ण ही रहता है। अनुकरण से सीखी गई भाषा में उतनी शुद्धता नहीं होती। आज हम देखते हैं कि व्यक्ति जो है, पहले गांव और घर एक परिवार माना जाता था, लेकिन आज के इस वैज्ञानिक युग में एक घर, गांव, जिला, राज्य और यहाँ तक कि पूरा देश एक परिवार सा बन चुका है। यानी लोग एक प्रदेश से दूसरे देशों में अधिकांश अपना जीविकोपार्जन के लिए आते जाते रहते हैं, तो वह अपनी भाषा को भी लेकर के जाते हैं। तो भाषा को लेकर के जाते हैं तो देखा जाता है कि एक भाषा भाषी क्षेत्र का व्यक्ति यदि दूसरे भाषा में क्षेत्र में जाता है तो वहाँ के भाषा को ग्रहण कर लेता है और उसके भी भाषा को कुछ लोग धीरे धीरे कुछ ग्रहण करते हैं, कुछ शब्दों को ग्रहण कर लेते हैं। तो इस प्रकार उसके भाषा में या यहाँ के भाषा में कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाता है। सभी भाषाओं की देखिए कुछ न कुछ भाषा में परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा परिवर्तनशील है, भाषा में परिवर्तन होता है। जैसे यही का यदि हम देखते हैं तो यहाँ अभी हमने देखा है कि यहाँ हम कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं बांग्ला भाषी से भालो आचे, लेकिन यही भालो आचे तो बांग्ला शब्द है, बांग्ला भाषा है, लेकिन इसमें भालो आचे के स्थान पर कुछ लोग
कुछ लोगों को हमने ये भी कहते हुए सुना है कि ठीक आचे, यानी ठीक जो शब्द है वो तो हिंदी का है, यानी आचे जो शब्द है वह बंगला का है। तो इस प्रकार दोनों ये शब्द आकर के अगर काफ़ी समय तक ठीक आचे इसमें हो जाए तो वह परंपरागत हो जाता है, वह इसमें प्रचलित हो जाता है बंगला भाषा में। तो निश्चित रूप से भाषा में आकर के कुछ परिवर्तन करेगा ही, तो भाषा परिवर्तनशील है और होती है। इसी तरह से भाषा में परिवर्तन होते रहते हैं। अगला है ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन। भाषा जो है ज्ञान प्राप्ति का सबसे प्रमुख साधन है। इसके आधार पर भी हम देश काल और वातावरण का ज्ञान अर्जित करते हैं, सभी विषयों का ज्ञान अर्जित करते हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, चारित्रिक, नैतिक, सांस्कृतिक यानी आदि सभी तरह के ज्ञान हम भाषा के माध्यम से ही अर्जित करते हैं। भाषा न होती तो हमारा ज्ञान अधूरा होता। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के देखा जाए तो भाषा जो है ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन है। तो भाषा की प्रकृति के में बस आज इतना ही बिंदु है। अब अगले टॉपिक पर हम हिंदी के अगले वीडियो में अगले टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। वैसे धन्यवाद।